दोस्तों एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है भारतीय राजनीति में। जब कोई नेता खुल करके इस्तीफे की बात करता है तो समझ लीजिए कि वो खुद इस्तीफा नहीं देना चाहता बल्कि किसी और से इस्तीफा मांग रहा होता है। और आज ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी बीजेपी में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने मराठी में बोला और साफ कहा कि अब मुझसे इतना काम नहीं होता। 30 साल हो गए सार्वजनिक जीवन में, अब जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपने का समय आ गया है। अब युवाओं को आगे आना चाहिए, नए हाथों को काम करना चाहिए। हम तो मार्गदर्शन करेंगे। अब सुनने में ये बहुत ही विनम्र बात लगती है दोस्तों, बहुत ही समझदारी वाली बात लगती है, लेकिन इसमें छिपा है असली सियासी तीर। क्योंकि गडकरी साहब की उम्र मात्र 69 साल है और उनके निशाने पर हैं वो व्यक्ति जिनकी उम्र 74 से 75 तक पहुंच चुकी है और जिनका जन्मदिन ठीक 20-22 दिन बाद यानी कि 17 सितंबर को आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, निशाने पर हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या ये गडकरी साहब की तरफ से मोदी जी को ये इशारा है कि साहब अब आप भी संन्यास ले लो, अब आप भी घर बैठ जाओ, अब देश की कमान किसी और के हाथ में दे दो? क्या ये उस 75 साल वाले फॉर्मूले की याद दिलाई जा रही जो खुद मोदी जी ने बनाया था, या फिर ये सिर्फ एक निजी बयान है जिसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है? आज इसी की पूरी कहानी सुनाता हूँ आपको बड़ी तसल्ली से, बिना कुछ छिपाए। तो पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों कि गडकरी साहब ने आखिर कहा क्या था। कल यानी 24 अगस्त को नागपुर में एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम लक्ष्मण राव मंकर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था। ये ट्रस्ट खुद नितिन गडकरी ने ही स्थापित किया है और ये जनजातीय इलाकों में एकल विद्यालय चलाता है। तो इसी ट्रस्ट के कार्यक्रम में नितिन गडकरी साहब बोल रहे थे और वहीं उन्होंने ये बात कही। बाद में उनके कार्यालय ने सफाई दी कि ये बयान दरअसल ट्रस्ट के संदर्भ में था, ट्रस्ट के कामकाज को लेकर के था, ट्रस्ट के भविष्य के नेतृत्व के बारे में था। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए, आप एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों को गाइड करने के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर के आप अपनी पूरी सार्वजनिक ज़िंदगी के 30 साल का हिसाब देने लगते हैं, पुरस्कारों की बात करने लग जाते हैं, कहते हैं कि अब मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ये सब बातें ट्रस्ट के बारे में थी क्या? भला ट्रस्ट के बारे में कोई 30 साल के राजनीतिक जीवन की बात करता है? ये सफाई तो वैसी ही है दोस्तों, जैसे कोई बच्चा शीशा तोड़ कर कहे कि नहीं माँ, मैं तो बस दीवार देख रहा था, शीशा तो अपने आप गिर गया। कोई मानने वाली बात नहीं है। असली बात कुछ और है दोस्तों, संदेश किसी और के लिए है। स्तोत्र वगैरे काही नाही आहे आजकाल. मी काही जास्त काम करू शकत नाही. ज्यावेळी करू शकलो तेव्हा आता मी पण कामातून माझं पार्टिसिपेट कमी झालं. मी सगळ्यांना सांगितलं तर नवीन नवीन पिढीच्या हातात काम दिलं पाहिजे. नवीन लोक आलेत, जुने त्यांना मार्गदर्शन करतात आहेत आणि हळूहळू पुन्हा काम वाढत आहे आणि वाढलेल्या कामामध्ये आता अजून जास्त वाढत आहे. गडकरी साहब ने ये बयान 24 अगस्त को दिया और मोदी जी का जन्मदिन कब है? 17 सितंबर को, यानी बिल्कुल 23-24 दिन पहले। और ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने खुद 2014 में एक फार्मूला बनाया था जिसे मार्गदर्शक मंडल कहा जाता है। इस फार्मूले के तहत ये तय हुआ था कि जो भी बीजेपी नेता 75 साल की उम्र पार कर लेता है वो सक्रिय राजनीति से रिटायर हो जाएगा और मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। यानी उसका काम बस मार्गदर्शन करना होगा, कोई मंत्री पद नहीं, कोई पार्टी पद नहीं, कोई चुनाव नहीं। इसी फार्मूले के तहत लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायर कर दिया गया था। इसी फार्मूले के तहत मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया गया था। इसी फार्मूले के तहत उमा भारती को साइड कर दिया गया था। हर एक वरिष्ठ नेता को इसी फार्मूले के जरिए ठिकाने लगा दिया गया। तो अब जब खुद मोदी जी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो चुके हैं तो सवाल ये है कि क्या यही फार्मूला उन पर भी लागू होगा? क्या वो भी मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे, या फिर ये फार्मूला सिर्फ दूसरों के लिए था, अपने लिए नहीं? दोस्तों 17 सितंबर 2025 को मोदी जी 75 के हुए, कोई घोषणा नहीं हुई। 17 सितंबर 2026 को वो 76 के होंगे, यानी उन्होंने अपनी ही बनाई परंपरा को तोड़ दिया। 1 साल पहले ही ये मियाद पार कर गए हैं और यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है। इसीलिए अब बीच बीच में इस तरह के बयान आ रहे हैं। कभी संजय राउत बोल देते हैं कि मोदी जी नागपुर आरएसएस से हेडक्वार्टर गए थे तो अपने रिटायरमेंट प्लान की बात करने। कभी किशोर तिवारी नाम के किसान नेता खुली चिट्ठी लिख देते हैं मोहन भागवत जी को कि गडकरी को प्रधानमंत्री बना दो। कभी कोई और नेता कुछ बोल देता है और अब खुद गडकरी साहब मैदान में आ गए हैं। ये सब
मिलाकर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाते हैं दोस्तों। तस्वीर यह है कि बीजेपी के अंदर एक धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि मोदी जी अब आराम कर लें, और ये धड़ा छोटा नहीं है, इसमें आरएसएस के भी कई बड़े लोग हैं। खुद मोहन भागवत जी 11 सितंबर को 75 के हुए थे 2025 में, इनका जन्मदिन भी बगल में ही आता है। और ये जो देवेंद्र फडणवीस बार बार आगे आकर के कहते हैं कि 2029 में भी मोदी जी ही पीएम रहेंगे, कोई उत्तराधिकारी की बात नहीं करनी चाहिए, ये मुगल संस्कृति है। ये सब बयान असल में इसी बात का सबूत है कि अंदर से कुछ न कुछ पक रहा है। जब उत्तराधिकारी की बात नहीं होनी थी तो हर हफ्ते इसे नकारने की जरूरत क्यों। अब बात करते हैं कि गडकरी साहब के पास इस बयान के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण, गडकरी साहब खुद इस समय बहुत दबाव में हैं। पिछले कुछ महीनों में उनके मंत्रालय पर, विशेष करके इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की नीति पर तगड़ी आलोचना हो रही है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि इथेनॉल की वजह से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इंजन खराब हो रहे हैं, गाड़ियाँ जल्दी बिगड़ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार शिकायतें आ रही हैं। ऑटो कंपनियां भी असहज हैं, और गडकरी साहब जो पहले पूरे देश में सबसे लोकप्रिय बीजेपी मंत्री हुआ करते थे, अब उन्हीं के मंत्रालय की नीति उनके गले की फांस बन गई है। इसीलिए हो सकता है कि वो अपने ऊपर से थोड़ा दबाव कम करना चाहते हैं। एक तरह से ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मुझे पद की भूख नहीं है, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरा कारण, हाल ही में बीजेपी में 2015 के बाद का सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल होने की चर्चा चल रही है। संगठन में पहले ही बड़ा बदलाव हो चुका है। 65 सदस्यों की नई टीम में 51 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, यानी कट्टर संगठनात्मक फेरबदल शुरू हो चुका है। ऐसे में मंत्रिमंडल के फेरबदल की भी बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो हो सकता है कि गडकरी साहब को ये इशारा मिल गया हो कि इस बार आपकी छुट्टी होने वाली है, इसीलिए उन्होंने पहले ही अपनी सफाई देना शुरू कर दिया है कि साहब मैं तो खुद ही जाना चाहता था। ये वैसा ही है दोस्तों जैसे कोई नौकरी से निकाला जाने वाला हो और वो पहले ही रिजाइन दे दे ताकि बदनामी ना हो। तीसरा कारण जो सबसे बड़ा है, बीजेपी के बहुत सारे लोग अब अंदर ही अंदर मोदी शाह की जोड़ी से परेशान हो चुके हैं। यही जोड़ी ने सारी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली है। किसी भी बड़े नेता को खुल करके सांस लेने की जगह नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ता दिखे उसे तुरंत साइड कर दिया जाता है। रविशंकर प्रसाद कहाँ हैं आजकल? पहले हर मुद्दे पर आगे रहते थे, अब पीछे धकेल दिए गए हैं। सुषमा स्वराज तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बेटी को भी कोई बड़ा पद नहीं मिला। अरुण जेटली के परिवार को भी हाशिए पर डाल दिया गया। अमित शाह और मोदी के अलावा किसी की चलती नहीं है। तो गडकरी साहब का ये बयान असल में उन तमाम असंतुष्ट नेताओं की आवाज़ हो सकती है जो चाहते हैं कि ये जोड़ी अब कमज़ोर हो। एक तरह से ये अंदरूनी बगावत का पहला बीज है दोस्तों। छोटा सा बीज है, लेकिन बीज ही तो बड़े पेड़ बनते हैं। अब बात करते हैं राजनाथ सिंह की, जिनका नाम भी इन दिनों बहुत चर्चा में है। खबरें आ रही कि दोस्तों कि राजनाथ सिंह 2029 का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बेटे पंकज सिंह को टिकट दिया जाए और कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। बीजेपी में एक फार्मूला है, एक परिवार एक टिकट, लेकिन ये फार्मूला भी अजीब है दोस्तों। ये फार्मूला बाकी सब पर लागू होता है, बस मोदी शाह की जोड़ी पर लागू नहीं होता है। 75 साल वाला फार्मूला मोदी पर लागू नहीं होता है। एक परिवार एक टिकट वाला फार्मूला कई बीजेपी नेताओं पर लागू नहीं होता है। ये सारे नियम सिर्फ चुनिंदा लोगों पर लागू होते हैं, बाकी सब पर छूट है। तो राजनाथ सिंह की एक शर्त है कि उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए, बेटे को कैबिनेट मंत्री का पद मिले, फिर वो खुशी खुशी संसद से रिटायर हो जाएंगे। एक दूसरा विकल्प ये भी है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कोई बड़ा पद दे दिया जाए, यानी हर वरिष्ठ नेता अपने बेटे बेटी को सेट करने में लगा हुआ है। ये क्या है दोस्तों? ये वंशवाद नहीं है तो क्या है? कांग्रेस पर तो हमेशा तंज कसा जाता रहा है वंशवाद का, लेकिन बीजेपी में भी तो वही खेल चल रहा है, बस थोड़ा छिपा छिपा करके चल रहा है। अब गडकरी साहब को इसका फ़ायदा ये है कि उनके अपने बेटे राजनीतिक में सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके परिवार को कुछ नहीं मिला। दरअसल गडकरी परिवार का बिजनेस साम्राज्य इतना विशाल है कि राजनीति से भी ज़्यादा उसमें कमाई है। सड़क ट्रांसपोर्ट, हाईवे ट्रांसपोर्ट कंपनियां, ये सब उनके इर्द गिर्द फैला हुआ है। तो साहब को कुर्सी की चिंता कम है, अपनी विरासत की चिंता ज़्यादा है। अब आइए बात करते हैं गडकरी और मोदी के पुराने रिश्ते की। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। दोस्तों 2013 से पहले नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने दोबारा अध्यक्ष बनाया जाना तय हो चुका था। वो अपने नए कुर्ते तक सिलवा चुके थे, सारी तैयारी थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर उनकी छुट्टी हो गई और राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया। यही राजनाथ सिंह जो आज नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, और फिर 2013 में इन्हीं राजनाथ सिंह ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया।
यानी उसी वक्त गडकरी की राजनीतिक पारी को एक करारा झटका लगा था। तब से लेकर आज तक गडकरी बीजेपी के अंदर उतने ताकतवर कभी नहीं हो पाए। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनकी पुरानी टीस है जो आज बाहर आ रही है। हो सकता है ये भी एक कारण हो, पुरानी जख्में जल्दी नहीं भरती दोस्तों। जब मौका मिलता है ये जख्में अपनी आवाज़ बुलंद कर देती हैं। और अब जब मोदी सरकार के खिलाफ कई मोर्चों पर विरोध शुरू हो चुका है, नीट पेपर लीक का मामला है, अमित शाह के इस्तीफे की मांग है, आरक्षण पर बहस है, सीएपीएफ जवानों का आंदोलन आ रहा है, तो गडकरी साहब को लगा होगा ये सही मौका है अपनी बात रखने का। बीच में एक हल्का सा पत्थर फेंक देना है, देखना है पानी में कितनी लहरें उठती हैं। एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों गडकरी साहब की फिटनेस के बारे में। ये वो नहीं हैं जिन्हें बैसाखी लेकर के चलना पड़ता है, ये वो नहीं हैं जिन्हें दो लोग सहारा देकर के बिठाते हैं। पहले ज़रूर वो बहुत मोटे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी डाइट कंट्रोल की और आज वो काफ़ी फिट हैं। उनकी उम्र मात्र 69 साल है। ये उम्र राजनीति में कुछ नहीं होती। सिर्फ शरद पवार का उदाहरण लीजिए, 85 साल के हैं और आज भी सक्रिय राजनीति में हैं, रैलियां कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं। पप्पू यादव जैसे नेता 6ठी बार सांसद बन करके आए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा वजन वाले हैं लेकिन सक्रिय हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उम्र और वजन कोई बहाना नहीं है, असली बहाना कुछ और है, असली मंशा कुछ और है। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों की राजनीति में जो कहा जाए उसका उल्टा समझना चाहिए। अगर कोई कहे कि मुझे कुर्सी की चाह नहीं, समझ लो कुर्सी की चाह में मरा जा रहा है। अगर कोई कहे कि मैं जनसेवा के लिए राजनीति में हूँ, समझ लो कि अपनी सेवा के लिए ही आया है। और अगर कोई कहे कि मैं थक गया हूँ, नई पीढ़ी को मौका दो, तो समझ लो कि किसी और से इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब आते हैं मोदी जी के 17 सितंबर वाले जन्मदिन पर। ये जन्मदिन पिछले कई सालों से एक अजीब सी बहस का केंद्र बना हुआ है। पहले तो 17 सितंबर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा उत्सव का दिन हुआ करता था। सेवा पखवाड़ मनाया जाता था, 2 हफ्ते तक कार्यक्रम चलते थे। हर जिले में, हर मोहल्ले में मोदी जी के जन्मदिन की गीत गाए जाते थे, गीत बजते थे। लेकिन विपक्ष ने इसे बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। हर 17 सितंबर को सोशल मीडिया पर बेरोजगारी के आंकड़े साझा किए जाते हैं, तस्वीरें डाली जाती है, हैशटैग चलाए जाते हैं। तो एक तरह से ये जन्मदिन अब बीजेपी के लिए उतना खुशी का दिन नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। और इस बार तो और भी दिलचस्प है क्योंकि इस बार मोदी जी 76 के होंगे, यानी पूरे 1 साल तक उन्होंने अपनी ही बनाई 75 साल की सीमा पार कर ली है। तो देखिए दोस्तों, क्या 17 सितंबर 2026 को कुछ बड़ा होगा? क्या मोदी जी सचमुच कोई घोषणा करेंगे? क्या अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? ये संभावना बहुत ही कम है दोस्तों, लगभग शून्य के बराबर है। क्योंकि जो नेता 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, जो नेता विदेश यात्रा में भी सवाल जवाब से बचता है, जो नेता संसद में विपक्ष के सवालों से गायब हो जाता है, वो नेता अपनी कुर्सी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ेगा। कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ेगा। और ये जो गडकरी साहब का बयान आया है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे और भी बयान आएंगे। कुछ और वरिष्ठ नेता खुल करके बोलेंगे, धीरे धीरे ये आवाज़ बढ़ेगी और एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये आवाज़ सुनाई देने लगेगी और सत्ता के गलियारों में हलचल मच जाएगी। लेकिन तब तक मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी का इतिहास बताता है कि वो हर विरोधियों को कुचल देते हैं। जो भी सामने आया या तो साइड कर दिया गया या फिर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो क्या गडकरी साहब का ये बयान भी उन्हें महंगा पड़ेगा? क्या उनसे मंत्रालय छीना जाएगा? क्या उनकी पार्टी के अंदर की भूमिका सीमित कर दी जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि मोदी जी इस बयान को हल्के में नहीं लेंगे। हो सकता है कुछ दिनों में गडकरी साहब को साइडलाइन कर दिया जाए, हो सकता है नए कैबिनेट फेरबदल में उनका मंत्रालय बदल दिया जाए, हो सकता है उन्हें कोई कम प्रभावशाली पद पर धकेल दिया जाए। जो भी हो, ये लड़ाई अब खुले में आ चुकी है और पूरा देश इसे देख रहा है। एक ज़रूरी बात है दोस्तों, मायावती जी का उदाहरण याद कीजिए। मायावती जी ने भी अपने काल में बहुत काम किया था, नोएडा एक्सप्रेसवे बनवाया, दलितों को आवाज़ दी, कानून व्यवस्था दुरुस्त की। लेकिन उनका जन्मदिन धीरे धीरे विवादों में आ गया। बड़े बड़े नोटों की मालाएं, करोड़ों के फूल, ये सब देखकर आम जनता को खलने लगा। एक धारणा बनी कि उनके करीबी लोग खा रहे हैं और वो पैसा माला के तौर पर वापस दे रहे हैं। इसी धारणा ने उनकी सारी उपलब्धियों को धुंधला कर दिया। यही होता है दोस्तों जब आप जनता की धारणा को गंभीरता से नहीं लेते। मोदी जी के जन्मदिन के साथ भी यही हो रहा है। पहले जो उत्साह था अब वो नहीं रहा, पहले जो जोश था अब वो कम हो रहा है। और अगर सत्ता की धुरी हिलने लगी तो सारे परसेप्शन उल्टे पड़ने लगते हैं। तो जो कल तक विश्वगुरु कहलाते थे, कल वो कुछ और कहलाएंगे। यही तो राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ कोई हमेशा के लिए बड़ा नहीं होता, कोई हमेशा के लिए छोटा नहीं होता।
तो कुल मिलाकर के तस्वीर ये है दोस्तों कि नितिन गडकरी का ये बयान बीजेपी के अंदरूनी घमासान का पहला संकेत है। ये उस तूफान का पहला बादल है जो आगे चल करके बहुत बड़ा तूफान बन सकता है। मोदी जी की कुर्सी पर सीधे सीधे कोई हमला नहीं है, लेकिन इशारा साफ है, और ये इशारा किसी छोटे मोटे नेता का नहीं है। ये इशारा उस आदमी का है जो कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जो आज कैबिनेट का सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, जिसका नागपुर से आरएसएस क्वार्टर से गहरा नाता है, और जिसका नाम कई बार बीजेपी में वैकल्पिक पीएम उम्मीदवार के रूप में भी लिया जा चुका है। तो ये इशारा गंभीर है, बहुत गंभीर है। अब ये मोदी शाह की जोड़ी पर निर्भर है कि इस इशारे को कैसे लेते हैं। अगर वो समझदारी दिखाएं, अगर वो अपनी 75 साल वाली परंपरा का सम्मान करें, अगर वो नई पीढ़ी को मौका दें, तो बीजेपी बच जाएगी और देश भी बच जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने हठधर्मिता दिखाई, अगर वो कुर्सी से चिपके रहने की जिद पर अड़े रहे, अगर वो हर विरोधी आवाज़ को कुचलने की कोशिश करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, और ये दिन उतना दूर नहीं है जितना लगता है। एक बात और याद रखिए दोस्तों, राजनीति में कोई भी कुर्सी हमेशा के लिए नहीं होती है। सिकंदर से लेकर के मुगलों तक, अंग्रेजों से लेकर के आज़ाद भारत के प्रधानमंत्रियों तक, हर कोई एक दिन कुर्सी छोड़ के गया है। इंदिरा गांधी ने भी छोड़ी है, राजीव गांधी ने भी छोड़ी है, नरसिम्हा राव ने भी छोड़ी है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी छोड़ी है, मनमोहन सिंह ने भी छोड़ी है। मोदी जी भी एक दिन छोड़ेंगे। सवाल सिर्फ ये है कि वो कब छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे और क्या स्थिति में छोड़ेंगे। अगर सम्मान के साथ अपनी मर्जी से छोड़ेंगे तो इतिहास उन्हें अच्छे शब्दों में याद करेगा। अगर मजबूरी या किसी दबाव में छोड़ना पड़ा तो इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा, ये कहना मुश्किल है। तो बताइए दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या आपको लगता है कि नितिन गडकरी का यह बयान वाकई में मोदी जी के लिए एक इशारा है? क्या मोदी जी को अब 75 साल वाले फॉर्मूले का सम्मान करते हुए संन्यास ले लेना चाहिए? क्या 17 सितंबर 2026 को कोई बड़ी घोषणा होगी? क्या बीजेपी में अंदरूनी बगावत शुरू हो चुकी है? क्या राजनाथ सिंह, गडकरी और मोदी के बीच का ये त्रिकोणीय संघर्ष आगे चल करके पार्टी को कमजोर करेगा? क्या 2029 के चुनाव में मोदी सचमुच में चौथी बार पीएम बनेंगे या फिर कोई और चेहरा सामने आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।